डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बहुत गहरी बात कही थी, मैन नीड्स हिज डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। और यूपीएससी की ये जो यात्रा है, इसमें ये बात कितनी सच लगती है ना? बिल्कुल। हर मुश्किल, हर चुनौती असल में हमें मजबूत बनाती है, सफलता के लिए तैयार करती है। हाँ, तो आज 7 जुलाई 2025 हम कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। जी, हमारा विश्लेषण आधारित होगा पीआईबी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे विश्वसनीय स्रोतों पर। और ये चर्चा खास तौर पे सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए है। हमारा मकसद सिर्फ खबर बताना नहीं, बल्कि हर पहलू को गहराई से समझना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी। तो शुरुआत करते हैं आज की प्रेरणा से। हाँ, डॉक्टर कलाम का वही विचार, यूपीएससी की राह में कठिनाइयां क्यों जरूरी हैं, ये सिर्फ रुकावटें नहीं हैं। सही कहा, ये असल में रेजिलियंस मतलब लचीलापन और क्षमता निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। ये आपको एक सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर, एक प्रशासक बनने के लिए तैयार करती हैं। हर मुश्किल आपको कुछ सिखाती है। बिल्कुल। तो चलिए अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण विषयों पर। जीएस पेपर 2 से शुरू करें, पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। जी, सबसे पहले बात करते हैं 17th ब्रिक्स समिट की, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। हाँ, ये रियो डी जनेरो, ब्राजील में हुआ। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? मतलब किन परिस्थितियों में ये समिट हुआ? देखिए, माहौल काफी तनावपूर्ण था। बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स मतलब भू राजनीतिक तनाव, यूक्रेन युद्ध का जारी रहना, मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में एक नाजुक सीज़फायर, युद्ध विराम और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, ये सब बैकड्रॉप में था। और इस बार ब्रिक्स का विस्तार भी हुआ है। हाँ, ये एक अहम बात है। ब्लॉक मतलब गुट का विस्तार हुआ है। इंडोनेशिया और ईरान जैसे नए सदस्य शामिल हुए हैं। अच्छा, और कुछ खास बातें? 2 बातें और ध्यान देने वाली हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस बार नहीं आए। 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने वर्चुअल पार्टिसिपेशन की, मतलब आभासी रूप से जुड़े। तो अब आते हैं रियो डी जनेरो डिक्लेरेशन पर, जो घोषणा पत्र जारी हुआ, उसका गहन विश्लेषण करते हैं। घोषणा का नाम था स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसमें मुख्य बातें क्या थीं? जी, इसमें कई अहम बिंदु थे। सबसे पहला, रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस यानी वैश्विक शासन में सुधार। यूएन चार्टर पर आधारित इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, समावेशी बहुपक्षवाद और इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून पर जोर दिया गया। और सुधारों की मांग कहाँ-कहाँ? मुख्य रूप से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल समेत पूरे यूएन सिस्टम में, डब्ल्यूटीओ में और ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सुधार की मांग दोहराई गई। मकसद ये कि डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों की आवाज मजबूत हो। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, ये तो बहुत पुरानी मांग है। जी हाँ, बिल्कुल। इसे फिर से प्रमुखता से उठाया गया। दूसरा अहम बिंदु था इकोनॉमिक एंड ट्रेड स्टैंड्स, यानी आर्थिक और व्यापारिक रुख। इसमें क्या कहा गया? इसमें यूनिलेटरल कोअर्सिव मेजर्स यानी एक तरफा दबावकारी उपाय जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध जो डब्ल्यूटीओ नियमों के खिलाफ हैं, उन पर सीरियस कंसर्न्स, गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई। ये तो साफ तौर पर यूएस की हालिया ट्रेड पॉलिसीज की तरफ इशारा लगता है, बिना नाम लिए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। और दिलचस्प बात यह है कि यूएस ने इसके जवाब में ब्रिक्स अलाइंड देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ यानी टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। अच्छा, 10% एडिशनल टैरिफ थ्रेट, ये मामला तो बढ़ सकता है। बिल्कुल। तीसरा बिंदु था पीस, सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, शांति, सुरक्षा और आतंकवाद विरोध। इस पर क्या रुख रहा ब्रिक्स का? ईरान पर किसी भी सैन्य हमले की निंदा की गई। गाजा कॉन्फ्लिक्ट पर ग्रेव कंसर्न यानी गंभीर चिंता जताई गई। तत्काल स्थायी सीज फायर, युद्ध विराम की मांग की गई। साथ ही इजरायली फोर्सेस की पूर्ण वापसी और सभी हॉस्टेजेस यानी बंधकों की रिहाई की भी। और आतंकवाद पर? टेररिज्म की कड़ी निंदा की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि इसे किसी धर्म, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है। और चौथा बिंदु? चौथा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सतत विकास और उभरती प्रौद्योगिकियां। पेरिस एग्रीमेंट और यूएनएफसीसीसी के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई। क्लाइमेट फाइनेंस, जलवायु वित्त और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के महत्व को रेखांकित किया गया। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पर भी कुछ था? हाँ, एआई पर एक इंक्लूसिव एआई
गवर्नेंस फ्रेमवर्क, एक समावेशी एआई शासन ढांचा बनाने का आह्वान किया गया जिसमें यूएन की केंद्रीय भूमिका हो। इसमें भारत की भूमिका क्या रही? पीएम मोदी ने क्या कहा? पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने पर जोर दिया। उन्होंने डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी एक्सेस में डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोहरे मानदंड खत्म करने का आह्वान किया। और नए सदस्य इंडोनेशिया का स्वागत भी किया। जी हाँ, और उन्होंने टेररिज्म को मानवता के लिए खतरा बताया और अप्रैल 2025 के पहलगाम टेरर अटैक का उदाहरण भी दिया। ये भारत का एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। अब जरा ब्रिक्स की अपनी वित्तीय व्यवस्था पर बात करते हैं। एनडीबी और सीआरए, ये क्या है और इनका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाना। कितना काम हुआ है अब तक? इसके टोटल फाइनेंसिंग अप्रूवल्स, कुल वित्त पोषण अनुमोदन अब $39 बिलियन तक पहुंच गए हैं। 39 अरब अमेरिकी डॉलर, लगभग 120 प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया गया है। $39 बिलियन। भारत में कोई उदाहरण? बिल्कुल। जैसे दिल्ली गाजियाबाद मीरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन दिए गए हैं। राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए $345 मिलियन। और ये सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी सपोर्ट कर रहा है, जैसे पिरामल फाइनेंस, सेरेंटिका, सेल प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, और दूसरा? सीआरए। सीआरए कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था। ये सदस्य देशों के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है, एक वित्तीय सुरक्षा जाल। किस तरह की सुरक्षा? अगर किसी सदस्य देश को शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रेशर्स, मतलब अल्पकालिक भुगतान संतुलन दबाव या लिक्विडिटी क्राइसिस, तरलता संकट का सामना करना पड़ता है, तो सीआरए मदद करता है। ये 2014 में बना था? 2015 में चालू हुआ। इसकी कुल पूंजी कितनी है? टोटल कमिटेड कैपिटल है $100 बिलियन, 100 अरब अमेरिकी डॉलर। $100 बिलियन। इसमें किस देश का कितना योगदान है? सबसे ज्यादा चाइना का है $41 बिलियन, फिर ब्राजील, इंडिया और रशिया, तीनों का $18 बिलियन ईच, और साउथ अफ्रीका का $5 बिलियन। तो ये एक तरह से आईएमएफ का विकल्प है। हाँ, कह सकते हैं। ये आईएमएफ का एक विकल्प प्रदान करता है और माना जाता है कि इसकी शर्तें आईएमएफ की तरह कड़ी नहीं होती। तो कुल मिलाकर इस समिट का भारत और ग्लोबल साउथ के लिए क्या महत्व है? निष्कर्ष क्या निकाले? देखिए, ब्रिक्स एक जटिल रास्ते पर है। एक तरफ वो मौजूदा वैश्विक व्यवस्था की आलोचना कर रहा है, दूसरी तरफ पश्चिम के साथ सहयोग की जरूरत भी समझता है। रियो डिक्लेरेशन की सधी हुई भाषा, जैसे यूएस का नाम लिए बिना टैरिफ्स की आलोचना करना, यही दिखाती है। तो ये कोई एंटी वेस्टर्न अलायंस नहीं है? नहीं, इसे एंटी वेस्टर्न अलायंस कहना शायद सही नहीं होगा। ये ज्यादा एक प्रैग्मेटिक कोलिशन, एक यथार्थवादी गठबंधन है जो ग्लोबल ऑर्डर में सुधार चाहता है। ये कोलिशन ऑफ इंटरेस्ट है, हितों का गठबंधन, न कि कोई एकीकृत वैचारिक मोर्चा। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे इजराइल पैलेस्टाइन मुद्दे पर 2 राज्य समाधान का समर्थन किया गया, लेकिन ईरान ने इस पर आपत्ति जताई। रशिया ने भी समिट के बाद अपना अलग, ज्यादा मुखर बयान जारी किया। तो ये समझना जरूरी है कि ये ब्रिक्स वर्सेस वेस्ट का सरल मामला नहीं है। अंदरूनी मतभेद भी हैं। और ग्लोबल साउथ पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ये एक की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है, अपनी लेजिटिमेसी, अपनी वैधता बढ़ाने और विश्व मंच पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। ब्रिक्स खुद को सभी डेवलपिंग कंट्रीज, सभी विकासशील देशों की आवाज के रूप में पेश कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है। समझ गई। चलिए अब कुछ और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। यूएस-ईयू ट्रेड टेंशन्स की बात हो रही थी, ये मामला क्या है? हाँ, ये भी एक चिंता का विषय है। जुलाई 9, 2025 की डेडलाइन है। 9 जुलाई 2025? डेडलाइन किस लिए? जिसके बाद यूएस यूरोपियन यूनियन की सामानों पर हाई रेसिप्रोकल टैरिफ्स, उच्च पारस्परिक शुल्क फिर से लगा सकता है। कारण है यूएस की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसने पहले 50% टैरिफ्स, 50% टैरिफ तक की धमकी दी थी। अभी एक टेम्पररी सस्पेंशन है, एक अस्थायी निलंबन है, जिसमें 10% बेसलाइन टैरिफ लग रहा है, 10% आधारभूत टैरिफ। लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर, एक पूर्ण व्यापार युद्ध छिड़ सकता है। खासकर ऑटोमोटिव, स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। ईयू का क्या रुख है इस पर? क्या वो एकमत है? नहीं, यूयू में मतभेद हैं। जर्मनी जैसी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमीज, निर्यात निर्भर अर्थव्यवस्थाएं जल्द समझौता चाहती हैं। वहीं फ्रांस ज्यादा असर्टिव है,
ज्यादा मुखर है। यूरोपियन कमीशन एक टेम्पररी एग्रीमेंट, एक अस्थायी समझौते पर विचार कर रहा है। शायद 10% टैरिफ स्वीकार कर लें, पर कुछ उद्योगों के लिए छूट मांग सकते हैं। भारत पर इसका क्या असर होगा? देखिए, ये ट्रेड पॉलिसी का वेपनाइजेशन है। व्यापार नीति का हथियार के रूप में इस्तेमाल बढ़ रहा है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स बाधित होंगी, मार्केट वॉलेटिलिटी, बाजार अस्थिरता बढ़ेगी, प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद फैलेगा। ये सब इंडियन एक्सपोर्ट्स, भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकता है। कोई सकारात्मक पहलू भी हो सकता है? हाँ, कुछ मार्केट अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, कुछ बाजार अवसर खुल सकते हैं जहां यूएस या ईयू के उत्पाद कम हो जाएं। पर इसके लिए भारत को बहुत एजाइल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एक बहुत चुस्त विदेश व्यापार नीति अपनानी होगी। ठीक है, अब जरा मिडल ईस्ट की तरफ चलते हैं। इजरायल हमास सीज फायर नेगोशिएशंस का क्या अपडेट है? बातचीत दोहा कतर में जारी है। कतर और इजिप्ट मध्यस्थता कर रहे हैं, पर यह बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। जुलाई 7 जुलाई का पहला सत्र बेनतीजा रहा। हमास का क्या कहना है? हमास ने 60 डे सीज फायर के यूएस बैक्ड प्रपोजल, अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर पॉजिटिव रिस्पांस तो दिया है, सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उनकी शर्त है परमानेंट एंड टू द वॉर, युद्ध का स्थायी अंत और इजरायली फोर्सेस की पूर्ण वापसी। और इजराइल इस बात पर अड़ा है कि हमास को पूरी तरह खत्म करना है, तो गतिरोध बना हुआ है। इसका असर भारत पर? जाहिर है, मिडिल ईस्ट में अस्थिरता भारत के लिए चिंताजनक है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, हमारे मैरिटाइम ट्रेड रूट्स, समुद्री व्यापार मार्ग और वहां रह रहे हमारे डायस्पोरा, प्रवासी भारतीयों के हित सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। एक और खबर थी यूके और सीरिया को लेकर। ब्रिटेन ने सीरिया के साथ राजनयिक संबंध बहाल किए हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। 13 साल बाद प्रेसिडेंट बशार अल आसाद के हटने के बाद जो नई इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बनी है, उससे जुड़ने का ये प्रयास है। इसका टाइमिंग भी अहम है। हाँ, ये तब हुआ है जब यूएस ने भी सीरिया पर लगे कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध हटाए हैं। तो ये एक वेस्टर्न पॉलिसी में एक बदलाव का संकेत है। आइसोलेशन, अलगाव से कॉशियस एंगेजमेंट, सतर्क जुड़ाव की ओर। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? भारत का रुख तो अलग रहा है। बिल्कुल, भारत ने दमिश्क में अपना दूतावास हमेशा खुला रखा था। तो ये एक तरह से भारत की पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूअस डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट, निरंतर राजनयिक जुड़ाव की नीति को सही ठहराता है। और भविष्य में इससे सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण में भारत की भागीदारी के अवसर बन सकते हैं। काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाने के मौके मिल सकते हैं। और भारत क्षेत्र में एक कंस्ट्रक्टिव बैलेंसिंग पावर, एक रचनात्मक संतुलनकारी शक्ति के रूप में अपनी भूमिका और मजबूत कर सकता है। चलिए अब आते हैं जीएस पेपर 3 पर, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन योजना। जी, सरकार ने ये नई योजना शुरू की है। क्यों? जरूरत क्यों पड़ी इसकी? कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है भारत में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, औपचारिक रोजगार पैदा करने की बड़ी चुनौती। लेटेस्ट पीएलएफएस डेटा, नवीनतम पीएलएफएस डेटा को देखें तो तस्वीर मिली जुली है। अर्बन एलएफपीआर, शहरी श्रम बल भागीदारी दर 15+ आयु वर्ग के लिए 2023 में 50.3% से बढ़कर 2024 में 51.0% हुई है। ये अच्छी बात है। लेकिन ऑल इंडिया एलएफपीआर, अखिल भारतीय एलएफपीआर 56.2% पर स्थिर है। तो ईएलआई स्कीम का लक्ष्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र में जॉब्स, नौकरियां बढ़ाना है। योजना के प्रावधान क्या है? इसका बजट काफी बड़ा है, 99,446 करोड़। 99,446 करोड़ रुपए। हाँ, बजट 99,446 करोड़ है। ये योजना अगस्त 1, 2025 से जुलाई 31, 2027 तक चलेगी। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। और इसे लागू कौन करेगा? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसके 2 हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए किसके लिए है? पार्ट ए है फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए, यानी पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए। इन्हें वन टाइम इंसेंटिव, एक मुश्त प्रोत्साहन मिलेगा। कितना? 1 महीने की वेज, मजदूरी के बराबर, अधिकतम 15,000 रुपए तक। 15,000 रुपए। ये कब मिलेगा? ये 2 किस्तों में मिलेगा, 6 महीने और 12 महीने की नौकरी पूरी होने के बाद। शर्तें क्या हैं? शर्त ये है कि ईपीएफओ में ये उनका नया नामांकन होना चाहिए और उनकी सैलरी, वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह तक होनी चाहिए। इसका कुछ हिस्सा सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट, बचत साधन में भी रखा जाएगा। ठीक है। और पार्ट बी? पार्ट बी है
एम्प्लॉयर्स के लिए यानी नियोक्ताओं के लिए उन्हें अतिरिक्त कर्मचारी रखने पर इंसेंटिव प्रोत्साहन मिलेगा। कितना प्रोत्साहन? जनरल सेक्टर सामान्य क्षेत्र में 3,000 रुपए प्रति माह तक मिलेगा 2 साल के लिए। 3,000 रुपए। इसकी शर्तें क्या हैं? शर्तें हैं, प्रतिष्ठान EPFO रजिस्टर्ड होना चाहिए, न्यूनतम नए कर्मचारी रखने होंगे, अगर वर्कफोर्स 50 से कम है तो 2 नए कर्मचारी, 50 से ज्यादा है तो 5 नए कर्मचारी, और ये कर्मचारी कम से कम 6 महीने टिकने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कुछ अलग है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विनिर्माण क्षेत्र के लिए इंसेंटिव तीसरे और चौथे साल भी मिलेगा, और ये रिएम्बर्समेंट प्रतिपूर्ति सैलरी बेस्ड टियर्ड होगी। सैलरी बेस्ड टियर्ड मतलब अगर कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपए तक है तो नियोक्ता को 1,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, 10,000 से 20,000 वेतन पर 2,000 रुपए प्रति माह, और 20,000 से 1,00,000 रुपए वेतन पर 3,000 रुपए प्रति माह। योजना तो महत्वाकांक्षी लगती है। सरकार का दावा है कि इससे 3.5 करोड़ जॉब्स बनेंगी, 3.5 करोड़ नौकरियां। क्या ये यथार्थवादी है? इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करते हैं। संभावित लाभ, चुनौतियां, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? देखिए, सरकार का अनुमान है कि 1.92 करोड़ 1.92 करोड़ नए कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे, और 2.6 करोड़ नौकरियां नियोक्ता प्रोत्साहन से बनेंगी। फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कार्यबल का औपचारिकता भी एक लक्ष्य है। लेकिन आलोचना भी हो रही है। हाँ, इकोनॉमिस्ट्स और ट्रेड यूनियंस थोड़े स्केप्टिकल हैं, संदेहवादी हैं। जैसे प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा का कहना है कि यह एक सप्लाई साइड इंटरवेंशन है, आपूर्ति पक्ष हस्तक्षेप है, जबकि असल समस्या वीक एग्रीगेट डिमांड, कमजोर समग्र मांग की है। उनका तर्क क्या है? उनका तर्क है कि कंपनियां तब हायर करती हैं जब डिमांड होती है, मांग होती है। सिर्फ सब्सिडी मिलने से हायरिंग नहीं बढ़ती अगर मांग ही ना हो। PLI स्कीम का अनुभव भी तो कुछ ऐसा ही बताता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हाँ, बिल्कुल। PLI से रोजगार सृजन के जो लक्ष्य थे वो पूरी तरह हासिल नहीं हुए। मैन्युफैक्चरिंग का GDP में हिस्सा भी कम हुआ है। तो क्रिटिक्स, आलोचक कह रहे हैं कि 4 करोड़ जॉब्स का लक्ष्य शायद अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है। ट्रेड यूनियंस का क्या कहना है? ज्यादातर ट्रेड यूनियंस ने भी सवाल उठाए हैं, सिर्फ BMS को छोड़कर। खासकर EPFO को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाने पर भी कुछ चिंताएं हैं। तो ये मूल बहस सप्लाई साइड वर्सेस डिमांड साइड की है। और इसका टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है। हाँ, कई राज्यों के चुनावों से ठीक पहले इस योजना का आना भी एक पहलू है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए अब एक और बड़े मुद्दे पे आते हैं, इनइक्वालिटी, असमानता। इस पर सरकार और विपक्ष के बीच काफी बहस चल रही है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट को लेकर। जी हाँ, ये काफी चर्चा में है। सरकार ने जुलाई 5 जुलाई को वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का हवाला दिया। क्या दावा किया सरकार ने? दावा ये किया कि इंडिया दुनिया का 4th मोस्ट इक्वल कंट्री बन गया है, चौथा सबसे समान देश। किस आधार पर? आधार बताया गया कंजम्पशन बेस्ड गिनी इंडेक्स, उपभोग आधारित गिनी सूचकांक। कहा गया कि ये 2011-12 में 28.8 से घटकर 2022-23 में 25.5 हो गया है। जिनी इंडेक्स 25.5। अच्छा। और ये भी कहा गया कि सरकार की वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाओं से 171 मिलियन लोग, यानी 17.1 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी, अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। लेकिन विपक्ष ने इसे फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी करार दिया है। क्यों? विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने मिसलीडिंग मैट्रिक्स, भ्रामक मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सरकार डेटा डॉक्टरिंग, डेटा में हेरफेर करके डीपनिंग इनइक्वालिटीज, बढ़ती असमानताओं की सच्चाई को छिपा रही है। ये मैट्रिक्स का क्या मामला है? कंजम्पशन जीनी और इनकम जीनी, ये क्या है? हाँ, ये समझना जरूरी है। जीनी इंडेक्स असमानता मापता है। 0 का मतलब है पूर्ण समानता और 100 का मतलब है पूर्ण असमानता। ठीक है। अब कंजम्पशन बेस्ड जीनी, ये वो है जिसे भारत का NSSO इस्तेमाल करता है। ये हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, घरेलू उपभोग व्यय पर आधारित होता है। ये आमतौर पर कम असमानता दिखाता है। क्यों? क्योंकि अमीर लोग भी एक सीमा तक ही उपभोग करते हैं और गरीब लोग अपनी आय से ज्यादा भी खर्च कर सकते हैं, उधार लेकर या संपत्ति बेचकर। और इनकम जीनी? इनकम बेस्ड जीनी, इसे ज्यादातर देश इस्तेमाल करते हैं। ये प्री टैक्स इनकम, कर पूर्व आय पर आधारित होता है। ये आमतौर पर ज्यादा असमानता दिखाता है क्योंकि आय में अंतर उपभोग के अंतर से कहीं ज्यादा हो सकता है। तो विपक्ष का मुख्य आरोप क्या है? मुख्य आरोप यह है कि सरकार ने भारत के कंजम्पशन जीनी की तुलना दूसरे देशों के इनकम जीनी से की है। ये एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपैरिजन है।
सेब और संतरे की तुलना करने जैसा। अच्छा, तो इनकम जीनी के हिसाब से भारत की क्या स्थिति है? विपक्ष का कहना है कि इनकम जीनी के आधार पर भारत 216 देशों में 176th स्थान पर है, 176वें, यानी दुनिया का 40th मोस्ट अनइक्वल सोसाइटी, 40वां सबसे असमान समाज है, न कि चौथा सबसे समान। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। वर्ल्ड बैंक की असल रिपोर्ट क्या कहती है? देखिए, वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 एक्सट्रीम पॉवर्टी $2.15 प्रति दिन से कम आय में गिरावट 2.3% तक और कंजम्पशन जीनी में सुधार 25.5 की पुष्टि तो करता है। ये सरकारी दावे का आधार है। लेकिन वही रिपोर्ट हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 13.3%, उच्च युवा बेरोजगारी, जेंडर डिस्पैरिटीज, लैंगिक असमानताएं और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, अनौपचारिक रोजगार जैसी गंभीर चुनौतियों को भी रेखांकित करती है। तो ये डेटा पॉलिटिसाइजेशन का मामला है? हाँ, ये डेटा के राजनीतिकरण का एक स्पष्ट उदाहरण लगता है। इससे होता क्या है कि पब्लिक ट्रस्ट, जन विश्वास कम होता है और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में बाधा आती है। ये भारत की ग्रोथ स्टोरी के पैराडॉक्स को भी उजागर करता है। बिल्कुल। एक तरफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, पूर्ण गरीबी में कमी आ रही है, जो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ रिलेटिव इनइक्वालिटी, सापेक्ष असमानता शायद बढ़ रही है या कम से कम उस पर सवालिया निशान है। ये एक जटिल तस्वीर है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए डेटा इंटेग्रिटी, डेटा की अखंडता बहुत जरूरी है। सही कहा। चलिए अब कृषि और विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। जय अनुसंधान, ये एक नया नारा है और इसके तहत एक बड़ा फंड भी घोषित हुआ है। जी हाँ, जय अनुसंधान के तहत 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम या फंड शुरू किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र को R&D, अनुसंधान और विकास के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, दीर्घकालिक वित्त पोषण देना, और वो भी लो या नील इंटरेस्ट रेट्स पर, कम या शून्य ब्याज दरों पर। इसे मैनेज कौन करेगा? इसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन मैनेज करेगा। फोकस किन सेक्टर्स पर है? फोकस है सनराइज सेक्टर्स पर, जैसे क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, AI, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल एग्रीकल्चर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है R&D में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करना, डी रिस्क करना और प्रोटोटाइप्स को कमर्शियल प्रोडक्ट्स में बदलने में मदद करना। ये एक बड़ा कदम है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन यहीं पर एक विरोधाभास भी नजर आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप्स को लेकर। एक तरफ इनोवेशन पर इतना जोर, दूसरी तरफ GM क्रॉप्स पर गतिरोध। ये क्या मामला? हाँ, ये वाकई एक विरोधाभास है। पहले देखते हैं करंट स्टेटस, वर्तमान स्थिति क्या है। भारत में व्यावसायिक खेती के लिए सिर्फ BT कॉटन, BT कपास को ही स्वीकृत है 2002 से। और बाकी GM फसलें? BT ब्रिंजल, GM मस्टर्ड। BT ब्रिंजल को GEAC ने 2009 में स्वीकृत किया था, पर उस पर इंडेफिनिट मॉरेटोरियम, अनिश्चितकालीन रोक लगी हुई है। GM मस्टर्ड DMH11 को 2022 में कंडीशनल एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सशर्त पर्यावरणीय मंजूरी मिली, पर कमर्शलाइजेशन अभी भी रुका हुआ है। तो इस पर बहस क्यों है? पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं? हाँ, ये कंटेंशियस डिबेट है। जो लोग इसे इंट्रोड्यूस करने के पक्ष में है, आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंट्रोडक्शन, जैसे वैज्ञानिक, कुछ कंपनियां, उनका कहना है कि ये फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है। कैसे? उनका तर्क है कि इससे हायर यील्ड्स, उच्च पैदावार मिलेगी, क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज, जलवायु लचीली किस्में बनेंगी, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों का उपयोग कम होगा और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल के बाद का नुकसान भी घटेगा। वे मानते हैं कि भारत का जो रिजिड रेगुलेटरी पोस्चर है, कठोर नियामक रुख, वो इनोवेशन में बाधा डाल रहा है। और जो इसके खिलाफ है, उनकी क्या चिंताएं हैं? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड की कंसर्न्स। इसके विरोधी जैसे पर्यावरण समूह, कुछ किसान संघ, व्यापार निकाय कई चिंताएं उठाते हैं। एक बड़ी चिंता GTRI, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने जताई है। क्या कहा है GTRI ने? उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भारत GM फूड फीड इंपोर्ट्स, GM खाद्य या चारा आयात की अनुमति देता है, जैसा कि US मांग कर रहा है, तो इससे भारत की GMO फ्री इमेज, GMO मुक्त छवि को नुकसान पहुंच सकता है और EU जैसे महत्वपूर्ण बाजारों में हमारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। और अन्य चिंताएं? अन्य चिंताएं हैं बायोसेफ्टी, जैव सुरक्षा को लेकर। इसके लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या होंगे? स्मॉल फार्मर्स की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, छोटे किसानों की आर्थिक संप्रभुता का क्या होगा?
क्या वो बड़ी एमएनसीज पर निर्भर हो जाएंगे? ये सब सवाल उठाए जाते हैं। तो ये विरोधाभास क्या दिखाता है? इनोवेशन पर जोर पर जीएम पर रोक। यह एक पॉलिसी कॉन्ट्रडिक्शन, एक नीतिगत विरोधाभास को उजागर करता है। सरकार इनोवेशन चाहती है, लेकिन जीएम जैसी एक की टेक्नोलॉजी के लिए क्लियर रेगुलेटरी पाथवे, एक स्पष्ट नियामक मार्ग नहीं बना पा रही है। इसका मतलब? इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजिक गोल तो शायद स्पष्ट है, पर इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वयन राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी चुनौतियों में फंसा हुआ है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल कंसर्न्स और पब्लिक ट्रस्ट को संतुलित करना कितना मुश्किल है। तो समाधान क्या है? जो विज्ञान पर आधारित हो, लेकिन सामाजिक आर्थिक चिंताओं को भी ध्यान में रखे। बिल्कुल। अब चलते हैं परमाणु ऊर्जा की तरफ। यहाँ एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने जुलाई 7, 2025 को, यानी आज ही, एक बड़ा फैसला लिया है। क्या फैसला? गुजरात में काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन KAPS, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 2 700 MW प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स PHWRS, KAPS-3 और KAPS-4, KAPS-3 और KAPS-4, इन्हें कमर्शियल पावर प्रोडक्शन, वाणिज्यिक बिजली उत्पादन के लिए ऑपरेशनल लाइसेंस, संचालन लाइसेंस दे दिया गया है। KAPS-3 और KAPS-4, और ये स्वदेशी हैं? हाँ, यही सबसे खास बात है। ये पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 700 MW रिएक्टर्स हैं, 700 मेगावाट क्षमता वाले। ये भारत की परमाणु क्षमता में एक बड़ा कदम है। ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स PHWRS इतने महत्वपूर्ण क्यों है भारत के लिए? PHWRS भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव है। डॉक्टर होमी जे भाभा ने इन्हें इसलिए चुना था क्योंकि ये नेचुरल यूरेनियम, प्राकृतिक यूरेनियम को फ्यूल, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और भारत में प्राकृतिक यूरेनियम उपलब्ध है। और इसमें मॉडरेटर और कूलेंट क्या होता है? इसमें हैवी वाटर D2O, भारी जल, मॉडरेटर, मंदक और कूलेंट, शीतलक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका फायदा यह है कि हमें महंगी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज, यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं की जरूरत नहीं पड़ती। और ये 700 MW वाला डिजाइन? ये 700 मेगावाट डिजाइन एक मेजर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। पहले हमारे BHWRs कम क्षमता के थे। अब NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसे 10 और 700 मेगावाट रिएक्टर फ्लीट मोड में बना रहा है। मतलब एक साथ कई रिएक्टर बनाने का कार्यक्रम। कहाँ-कहाँ बन रहे हैं ये? ये राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में बन रहे हैं। ये भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम से कैसे जुड़ा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो सफलता है, ये स्टेज 1, चरण 1 की बड़ी कामयाबी है। स्टेज 1 में PHWRs प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करके बिजली बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में प्लूटोनियम 239 पैदा करते हैं। और स्टेज 2? स्टेज 2, चरण 2 में स्टेज 1 से मिले प्लूटोनियम को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स FBRs में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना है। FBRs की खासियत है कि ये जितना ईंधन जलाते हैं उससे ज्यादा प्लूटोनियम पैदा करते हैं, और साथ ही ये थोरियम 232 को फिसाइल यूरेनियम 233 में बदलते हैं। और फिर स्टेज 3? स्टेज 3, चरण 3 का लक्ष्य है थोरियम और यूरेनियम 233 पर आधारित एडवांस्ड रिएक्टर्स बनाना। इससे भारत अपने विशाल थोरियम रिजर्व्स, थोरियम भंडारों का उपयोग करके ऊर्जा सुरक्षा हासिल कर सकता है। लेकिन स्टेज 2 में कुछ देरी हो रही है। FBRs का क्या स्टेटस है? हाँ, ये एक चुनौती है। कलपक्कम में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR बन रहा है, वो स्टेज 2 की कुंजी है। ये 2002 से बन रहा है, लेकिन कई डेडलाइंस चूक चुका है। इसके पूरी तरह चालू होने में और समय लग सकता है। इसका मतलब थोरियम साइकिल का पूर्ण उपयोग अभी दूर है। हाँ, अनुमान है कि थोरियम साइकिल का पूर्ण उपयोग शायद 2050 के बाद ही संभव हो पाएगा। तब तक भारत को इम्पोर्टेड यूरेनियम, आयातित यूरेनियम पर भी निर्भर रहना होगा। सेफ्टी, सुरक्षा का मुद्दा भी तो अहम है परमाणु ऊर्जा में। बिल्कुल। जैसे जैसे हमारा परमाणु कार्यक्रम बढ़ रहा है, सुरक्षा और नियामक निरीक्षण और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स प्लांट साइट्स पर साइज्मिक वल्नरेबिलिटीज, भूकंपीय कमजोरियों के ट्रांसपेरेंट रीअसेसमेंट, पारदर्शी पुनर्मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। कोई हालिया घटना? कुडनकुलम प्लांट पर 2019 में हुआ साइबर सिक्योरिटी अटैक और IAEA की ज़्यादा ऑन साइट इंस्पेक्शंस की सिफारिशें, ये सब दिखाते हैं कि हमें एक रोबस्ट सेफ्टी कल्चर, एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति बनाए रखने की निरंतर ज़रूरत है। ठीक है, अब आते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर। GS पेपर 2 का ही हिस्सा। केरला में निपा वायरस का प्रकोप फिर से। हाँ, ये चिंताजनक खबर है।
केरला के मलापुरम और पल्लाक्काड जिलों में निपा वायरस के नए मामले सामने आए हैं। कोझिकोड जिला भी निगरानी में है। स्थिति कितनी गंभीर है? जुलाई 6 तक 425 कॉन्टैक्ट्स पहचाने गए थे, 425 संपर्क। दुर्भाग्य से एक मौत 18 वर्षीय लड़की की हुई है और एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। 425 कॉन्टैक्ट्स, ये तो काफी ज्यादा हैं। सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार तेजी से काम कर रही है। इंटेंसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, गहन संपर्क अनुरेखण चल रहा है, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं, कंटेनमेंट जोन्स घोषित किए गए हैं, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, सभाओं पर रोक लगा दी गई है और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और निगरानी? फीवर सर्वेलेंस के लिए घर घर जाकर जांच की जा रही है। एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राज्य के आईडीएसपी इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के साथ मिलकर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ये निपा वायरस आखिर है क्या? फैलता कैसे है? ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में फैलता है, खासकर फ्रूट बैट्स ऑफ पीटरोपीज जीनस। टेरोपिस जीनस के फ्रूट बैट्स इसके नेचुरल होस्ट माने जाते हैं। ट्रांसमिशन कैसे होता है? संक्रमित चमगादड़ या उनके बॉडीली फ्लूइड्स जैसे लार या मूत्र के सीधे संपर्क में आने से, या फिर चमगादड़ों द्वारा दूषित फल जैसे खजूर या आम खाने से। और जो ज्यादा चिंता की बात है वो है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैलना। अच्छा, इंसानों से इंसानों में भी? हाँ, खासकर संक्रमित व्यक्ति के रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस, श्वसन स्राव के जरिए ये फैल सकता है। अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों को ज्यादा खतरा रहता है। इसके लक्षण क्या है और बचाव कैसे करें? सिम्टम्स काफी वेरीड हो सकते हैं। असिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण के से लेके एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, तीव्र श्वसन बीमारी, और फेटल एंसेफेलाइटिस, घातक एंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क की सूजन तक हो सकता है। शुरुआती लक्षण? शुरुआती लक्षण आम फ्लू जैसे हो सकते हैं, बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, गले में खराश। बाद में चक्कर आना, बेहोशी, परिवर्तित चेतना और एंसेफेलाइटिस के गंभीर लक्षण दिख सकते हैं। इसका इलाज? कोई दवा या टीका? दुर्भाग्य से अभी तक कोई स्पेसिफिक ड्रग और वैक्सीन, कोई विशिष्ट दवा या टीका नहीं है। ट्रीटमेंट मुख्य रूप से सपोर्टिव केयर तक ही सीमित है, मतलब लक्षणों को मैनेज करना। तो फिर बचाव ही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, प्रिवेंशन ही कुंजी है। बीमार चमगादड़ों या सूअरों से बचें, गिरे हुए या कटे हुए फल ना खाएं, ताड़ी पीने से बचें, खासकर उन इलाकों में जहां चमगादड़ हो सकते हैं, और इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स अपनाएं, हाथ धोना, जरूरत पड़ने पर पीपी पहनना। केरल में ये बार बार क्यों हो रहा है? 2018, 2019, 2023 और अब 2025 में फिर से? ये एक गंभीर सवाल है। एक्सपर्ट्स डीपर इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, गहन पारिस्थितिक जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणिक कारक जैसे एल नीनो या डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई से बैट हैबिटेट्स, चमगादड़ों के आवासों में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे वो इंसानी बस्तियों के करीब आ रहे हैं। डर से लोग पेड़ काट देते हैं, उसका क्या असर होता है? हाँ, ये भी एक समस्या है। डर के मारे चमगादड़ों के बसेरे वाले पेड़ काट देना समस्या को और बढ़ा सकता है, क्योंकि वो फिर नई जगह तलाशेंगे। यहीं पर वन हेल्थ अप्रोच की बात आती है। बिल्कुल सही। वन हेल्थ अप्रोच एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, एक एकीकृत दृष्टिकोण। ये मानता है कि लोगों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट, पर्यावरण, ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। तो निपा जैसी बीमारियों से निपटने के लिए ये कैसे मदद करता है? इसका मतलब है कि सिर्फ ह्यूमन पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स काफी नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म सर्विलेंस ऑफ एनिमल पॉपुलेशंस, पशु आबादी की दीर्घकालिक निगरानी करनी होगी, हैबिटेट प्रोटेक्शन, उनके आवासों का संरक्षण करना होगा, और इकोलॉजिकल रिसर्च, पारिस्थितिकी अनुसंधान पर ध्यान देना होगा। ये समझना होगा कि ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं। केरल का ये मामला क्या दिखाता है? ये केरल की मजबूत हेल्थ सिस्टम को भी दिखाता है, क्योंकि वो तेजी से मामलों को पहचान रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये हमारी वल्नरेबिलिटी, हमारी संवेदनशीलता को भी दिखाता है। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, केंद्र राज्य समन्वय भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए अब आखिर में कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं 7 जुलाई 2025 के लिए। जी, पर्सन्स इन न्यूज, चर्चित व्यक्ति संजय भंडारी, यूके बेस्ड आर्म्स डीलर, इन्हें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। दूसरे हैं आदित्य मंगला, इन्हें जोमाटो के फूड डिलीवरी डिवीजन का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है। इनिशिएटिव्स एंड स्टडीज, पहल और अध्ययन। भारत स्टडी, ये IISc बेंगलुरु की पहल है भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एजिंग डेटाबेस बनाने के लिए। एजिंग डेटाबेस, इंटरेस्टिंग। साइंस एंड टेक, विज्ञान और तकनीक। हैम रेडियो, एमेचर रेडियो,
इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से छात्रों से बात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अच्छा। प्लेसेस इन न्यूज, चर्चित स्थान बुक्कापट्टनम चिंकारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तुमाकुरु कर्नाटक में है। यहाँ अतिक्रमण हटाया गया है। ये चिंकारा संरक्षण के लिए 2019 में बना था। दूसरा स्थान है एजबेस्टन, बर्मिंघम, UK, जहां टीम इंडिया ने हाल ही में ऐतिहासिक टेस्ट मैच जीता है। हाँ, वो जीत शानदार थी। टर्म्स इन न्यूज, चर्चित शब्द गिरमिटियाज, ये शब्द 19वीं सदी में ब्रिटिश उपनिवेशों में ले जाए गए भारतीय अनुबंधित मजदूरों के लिए इस्तेमाल होता है। ये अग्रीमेंट शब्द से निकला है। गिरमिटियास, इंपॉर्टेंट टर्म। हेल्थ, स्वास्थ्य, जुलाई का महीना सार्कोमा कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। सार्कोमा हड्डियों और सॉफ्ट टिश्यूज का एक दुर्लभ कैंसर है। ये थे कुछ प्रीलिम स्निपेट्स, और अब बारी है आज के मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन की। हाँ, आज का प्रश्न GS पेपर 3 से जुड़ा है, खासकर कृषि और नवाचार पर हमारी चर्चा से। The simultaneous launch of the Jai Anusandhan RDI fund and the continued regulatory impasse on genetically modified GM crops reveals a fundamental contradiction in India's approach to agricultural innovation. Critically analyze the statement, discussing the challenges of balancing technological advancement with socio-economic and environmental concerns in the agricultural sector. 250 words, 15 marks. प्रश्न हिंदी में भी सुन लीजिए। जय अनुसंधान RDI फंड का एक साथ शुभारंभ और आनुवांशिक रूप से संशोधित GM फसलों पर जारी नियामक गतिरोध कृषि नवाचार के प्रति भारत के दृष्टिकोण में एक मौलिक विरोधाभास को प्रकट करता है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें, कृषि क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ तकनीकी उन्नति को संतुलित करने की चुनौतियों पर चर्चा करें। 250 शब्द, 15 अंक। ये एक अच्छा प्रश्न है जो पॉलिसी कोहेरेंस और बैलेंसिंग एक्ट पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल। तो आज की लंबी और विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहें? एक संक्षिप्त सारांश हो जाए। जरूर। मोटे तौर पर देखें तो ब्रिक्स समिट ने ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की, वैश्विक शासन सुधार, खासकर UNSC रिफॉर्म पर जोर दिया। NDB और CRA का महत्व बढ़ा है, लेकिन गुट के भीतर मतभेद भी साफ दिखे। हाँ। जियोपॉलिटिक्स में US-EU ट्रेड टेंशन्स का खतरा मंडरा रहा है। गाजा सीजफायर टॉक्स अटकी हुई हैं और UK सीरिया संबंधों की बहाली पश्चिमी नीति में बदलाव और भारत के लिए अवसर का संकेत है। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में नई ELI स्कीम रोजगार बढ़ाने का एक प्रयास है, पर इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल है, खासकर डिमांड साइड की चिंताओं को लेकर। इनइक्वालिटी पर बहस ने डेटा इंटेग्रिटी और सही मैट्रिक्स के महत्व को उजागर किया। जय अनुसंधान फंड इनोवेशन को बड़ा पुश है, लेकिन GM क्रॉप्स पर रेगुलेटरी पैरालिसिस एक विरोधाभास दिखाता है कैसे तकनीक, समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन साधा जाए। और परमाणु ऊर्जा? स्वदेशी 700 MW PHWRs का चालू होना स्टेज 1 की बड़ी सफलता है, पर स्टेज 2 में देरी और सुरक्षा चिंताएं बनी हुई हैं। और अंत में निपा। केरला में निपा का फिर से आना वन हेल्थ अप्रोच की तत्काल जरूरत को रेखांकित करता है, मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को एक साथ देखने की जरूरत। और हाँ, प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की हमने देखे। जी। उम्मीद है इस विस्तृत विश्लेषण से आपको UPSC परीक्षा की तैयारी में काफी मदद मिलेगी। ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये वो समझ है जो आपको दूसरों से आगे रखने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। इन मुद्दों को गहराई से समझना न सिर्फ परीक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि एक सूचित और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी आवश्यक है। हमारी सलाह है कि आप इसे दोबारा सुने ताकि सभी नुआंसेस, सभी बारीकियां स्पष्ट हो जाएं। और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं, वो हमें बताते हैं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमें समर्थन देना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने और ऐसी ही गुणवत्तापूर्ण जानकारी आप तक लाने में मदद करेगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। नमस्कार। नमस्कार।